about environment and ecology. So before we start again, if you guys have any doubts, you may ask. Otherwise, we'll start. Okay. So देखिए, टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रहूँगा। और इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। ओके, अगर हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से रिलेटेड देखें तो डेफिनेटली बहुत सारे लॉज भी हैं। फिर से हैंग हो गया। ओके, वॉइस क्वालिटी क्लियर है ना? आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, सो अभी मैं आपको जस्ट कुछ स्पेसिफिक लॉज के बारे में बता रहा हूँ जो डील करते हैं लॉज। इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। Environmental governance. So we have Wildlife Protection Act, WPA Act 1972. So 1972 में इंटरनेशनली कुछ हुआ था और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो एक इंटरनेशनल समिट में गए थे और ये बहुत बड़ी बात थी। बाकी सभी देशों ने इतना सीरियसली उस टाइम में एनवायरनमेंट को नहीं लिया था, बट 1972 में उस मीटिंग में हमारे देश से पीएम गए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सो डेफिनेटली आपको पता है ये आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आल्सो। और यहाँ पे डेफिनेटली अब कॉन्फ्लिक्ट भी आती है, ह्यूमन वर्सेस एनिमल। अगर आप एनिमल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो ह्यूमंस जो इनको हंट करते हैं और आपने इनको प्रोटेक्शन दे दी, तो ये मेरी स्क्रीन बार बार ब्लैकआउट हो रही है, क्या आप लोगों को भी ये दिख रहा है वन नोट पे? ये आपको सीधा दिख रहा है? क्लियर? नो सर, आपको क्लियर ही दिख रहा है। क्लियर है, ठीक है। Yes. सो तो यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट भी होगी ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में। तो ये क्या करता है कि चलो ये छोड़ो, ये तो सब्जेक्टिव थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन देता है एंड क्या हो रहा है इसको बार बार? ये प्रोटेक्शन, अरे यार फिर गायब हो रहा है। ट्रेडिशनल भी नहीं चला रखा मैंने। एक्सेल खुला। सो ये आपको प्रोटेक्शन देता है, और प्रोटेक्शन ये कैसे देता है, ये बात करता है कि आप नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप सेंचुरीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेंचुरीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज हैं, बट आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। एंड आप देखिए 1972 यही ईयर है, इसके बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर आया। तो 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शंस लिए, और इन बहुत सारे एक्शंस लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुए, सेंचुरीज इस्टेब्लिश हुई,
और प्रोजेक्ट टाइगर आया, और एक अथॉरिटी के भी बारे में आपने सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006। ये 2006 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो सोर्स था वो यही था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही था। और टाइगर रिजर्व भी आपने सुना होगा, टाइगर रिजर्व भी स्टैब्लिश होते हैं, वो भी इसी एक्ट से इस्टेब्लिश होते हैं, टाइगर रिजर्व। ओके, अब इस लॉ से बहुत सारी बॉडीज क्रिएट हुई, और उनमें से एक दो बॉडी मेन है। एनटीसीए के बारे में तो पता ही है, बता ही दिया। बहुत सारी बॉडीज स्टैब्लिश हुई। एनटीसीए के बारे में पढ़ चुका हूँ मैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर से रिलेटेड जितना भी आपका कंजर्वेशन है एनटीसीए देखती है। देखिए टाइगर क्या है, टाइगर एक की स्टोन स्पीसी है, की स्टोन स्पीशी है। एक की स्टोन क्या होती है, आपने देखा होगा, एक की स्टोन का टर्म आता है, ये आपका एक आर्किटेक्चर है। अरे यार क्या होता है इसमें मतलब, तो की स्टोन ये देखा आपने एक आर्किटेक्चर। अरे अब ये वाली आपकी की स्टोन है, तो पूरा ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर है ये इस की स्टोन ने संभाल रखा है। अगर ये की स्टोन ब्रेक हो जाएगी तो पूरा ये आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो जो भी हमारा फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें जो टॉप मोस्ट आपके प्रेडेटर्स होते हैं ये की स्पीशीज होती है। अगर ये इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम का कंजर्व करना बड़ा जरूरी है। फ्लैगशिप भी बोलते हैं इनको, और भी कई नाम से जानते हैं, बट की स्पीशी भी इनको हम बोलते हैं। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए एनटीसी आया। अच्छा, इसके बाद मेन जो इस एक्ट से एक बॉडी आती है, और ये थोड़ा जरूरी है, ये है नेशनल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये न्यूज में भी था यार। मतलब मैं पेन जैसे ही उठाता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, ये सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, और कुछ फिर मुझे दिखता नहीं है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अच्छा, इसमें मेन सबसे पहले इसके जो चेयरमैन है, वॉइस क्वालिटी सुन पा रहे हैं ना? Yes, sir. हेलो। Yes, yes, sir. इसकी इसकी जो चेयरमैन है वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। तो आप देखिए इसको हाईएस्ट पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इसके बोर्ड में है, तो डेफिनेटली इसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी अच्छी होगी। अब होता क्या है कि कोई भी एक नेशनल पार्क है, या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर आपको उसकी बाउंड्री अल्टर करनी है, बाउंड्री अल्टर करनी है किसी, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं किसी भी तरीके से, ये नेशनल पार्क है, अब आप एक, अरे यार मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे ही मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ ये बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। सो दिस इज द नेशनल पार्क। अब कोई भी अगर आप थोड़ी सी भी इसकी बाउंड्री में चेंज कर रहे हैं, तो देश में कोई भी नेशनल पार्क हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बिकॉज इकोलॉजी को हमने बहुत ही हाईएस्ट लेवल की प्रायोरिटी दी हुई है, तो अगर कोई भी को, अरे यार इसको क्या हो गया, तो अगर आप नेशनल पार्क को कोई भी हाईएस्ट लेवल की प्रायोरिटी दी हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, सो कोई भी बाउंड्री में चेंज कर रहा है तो वो स्टेट लेवल की लीडरशिप पे नहीं होगा, पूरा आपकी जो हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप है वो डिसीजन लेगी। तो यहाँ पे ये आपका बोर्ड डिसाइड करेगा कि आप उसको एल्टर कर सकते हैं या नहीं। तो ये इसका एक मेन प्रोविजन है। ठीक है,
ये मैं इस बॉडी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पीएम है। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी आप अल्टरेशन नहीं कर सकते, करेंगे तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से आपको परमिशन लेनी होगी, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। Sir, can you repeat the last line? Sir, आपका voice थोड़ा See, I am saying that ki if you want to alter the boundary of any national park or wildlife sanctuary, तो अगर आप उसको बाउंड्री, ऑलरेडी एक नेशनल पार्क डिसाइडेड है, लेट्स से दिस इज अ नेशनल पार्क, पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, नाउ आपकी मिनिस्ट्री बोल रही है कि सर यहाँ से तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन बिकॉज ये नेशनल पार्क पे आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। So in that particular case, you have to, if you want to permit the construction of this particular road, you have to alter the boundary of national park, because national park में no construction zone है, तो वो alteration of boundary can only be permitted by National Board for Wildlife, and in this board we have Prime Minister as the chairman, तो पीएम ही परमिशन देंगे। नॉर्मली कोई भी ऐसी बॉडी होती है जिसमें हाईएस्ट लेवल की आपने अथॉरिटी को बैठा दिया है, तो फिर उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, रीजनेबल होती है, फेयर होती है। तो इसको हाईएस्ट लेवल का हमने काइंड ऑफ एक प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. यस सर। ये क्लियर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? Yes, sir. तीन एक्ट है, अगली मैं तो थोड़ा सा आपका फाउंडेशन सा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। और भी कई सारी बॉडीज है, अगेन इतना तो नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट है, बट मेन ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दूसरा एनवायरमेंट की गवर्नेंस को लेके ये पर्टिकुलर एक्ट है। अब इस एक्ट में देख लेते हैं ये क्या आपको प्रोविजन देता है। सो 19 इन्वायरमेंट, देखिए वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या क्या इसके अंदर में आता है डिस्कस करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड यही था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और उस टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था कि कुछ अगर कुछ हो जाता है, कोई किसी भी प्राइवेट प्लेयर से कुछ एनवायरनमेंट को बड़े लेवल पे डैमेज हो जाता है या एयर पॉल्यूशन कर देते हैं और बड़े लेवल पे लोगों की लाइफ को थ्रेट होता है, तो कैसे आप डील करोगे। सो एनवायरनमेंट हम पॉल्यूशन एक्ट लेके आए, और इसी दौरान, इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें भी हमने क्या किया था, इसमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस किए थे, डीपीएसपी में कुछ चेंजेस किए थे, तो ये भी था। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने बहुत कुछ किया था। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, ये एक बड़ा एक्ट था। पहले क्या था आपका, एयर हो गया या वाटर हो गया या सॉइल हो गया या आपका सॉइल हो गया, तो इन सभी का अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट था ये, पहले ये एक स्टेट सब्जेक्ट था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर एक्ट को पास करके इसको ये बना दिया कि सेंटर इससे रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन बना सकता है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन बना सकता है, प्लस पेनलाइज भी कर सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पेनलाइज कर सकता है।
तो ठीक है, अब इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट निकले, कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से निकले, ये एक मुझे आपको बताना है। अभी कुछ लोग आप देख रहे हैं कि अभी कल परसों ही केरला में भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, है कोई करंट न्यूज में, कोई करंट में पढ़ रहा है? ओके गुड, नहीं पढ़ रहा। तो ये सारे एक्ट भी इवॉल्व हुए हैं। तो इवॉल्व होने के बाद बेसिकली ये क्या क्या कवर कर रहे हैं, उनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो एक कॉन्सेप्ट है आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है ये क्या है, ये एक 10 किलोमीटर का बफर एरिया है, बफर एरिया है, और ये ऑलरेडी किसी भी कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। अब प्रोटेक्टेड एरिया क्या हो सकता है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, कोई टाइगर रिजर्व हो सकता है। तो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके अराउंड ये 10 किलोमीटर का बफर क्रिएट करेगा। तो किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड ये जो 10 किलोमीटर का बफर एरिया है, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन। तो यहाँ पे क्या करता है, इसमें आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं उनको रेगुलेट करता है आपका इको सेंसिटिव जोन। तो इसमें क्या होता है, बेसिक एम यही होता है कि ऐसा ना हो कि आपने नेशनल, यहाँ तक तो ये सारा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस प्रोटेक्टेड एरिया को भी थ्रेट में डाल रहे हो। तो प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर बाहर एक एक इको बफर जोन होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे डेवलपमेंट हो और इसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये बफर जोन एब्जॉर्ब कर ले, वो प्रोटेक्टेड एरिया तक ना पहुंचे। तो ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये ठीक है, इसमें इसमें बहुत सारे डिटेल में क्या क्या प्रोहिबिटेड है, लाइक माइनिंग नहीं कर सकते, कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, और बहुत सारी आप रेगुलेट कर सकते हो, टूरिज्म आ जाता है, कोई भी बहुत डैमेजिंग काम नहीं कर सकते, कॉमन सेंस है। बट टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, होटल्स, एग्रीकल्चर कर सकते हो। हेलो, यस सर, आप बीच में पूरा चले गए थे सर। क्या हो गया था, वॉइस गायब हो गई थी? हाँ सर, आपका स्क्रीन भी गायब हो गया था सर। वेरी गुड, तो कुछ समझ में आया इको सेंसिटिव जोन्स क्या होती है? हाँ सर, बस यस सर, अभी भी नहीं दिख रही है सर स्क्रीन। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है वैसे। आपकी भी वॉइस ना मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है, सो आप सभी लोगों को समझ में आया इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स क्या होती हैं? यस सर। यस सर, वो समझ में आया सर, अभी बस स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको। देख लेना। तो वेस्टर्न घाट एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट कुछ नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। सर और सर आपका वॉइस कट हो गई थी बीच में। वॉइस कट हो गया था और स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है अभी भी। आपने लास्ट इको सेंसिटिव जोन बताया, उसके बाद वॉइस हाँ। नहीं आई। स्क्रीन देख पा रहे हो अभी आप?
No, sir. अभी No, नहीं sir. सर, नो सर। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं सर। No, sir. शेयर तो कर दिया, इसको क्या हो गया? अभी आप मैं इस 1 मिनट मतलब 15-20 सेकंड वेट कीजिए, हो जाएगा। ओके सर। Okay, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एंड स्क्रीन शेयर है अभी? सर अब हो रही है सारा। हाँ। हाँ हो Yes, गया हाँ sir. सर, आ रहा visible है। है। आ गया सर। ठीक है। सो अच्छा, पहले एक बात कि सारे लोग मतलब क्लास को थोड़ा लेट तक खींचे तो बैठे रहोगे ना, पढ़ोगे ना? यस Yes, सर। हाँ sir. यस सर। ठीक है। अब एक है, अभी जितने भी लोग हैं ना, अगर 10% से ज्यादा भागे तो मैं एकदम क्लास फिर बंद कर दूंगा, मतलब टाइम के बाद, 11 के बाद। अब Okay. स्ट्रेंथ आपकी जो भी है, 10% से ज्यादा भागे तो फिर मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूंगा। अगर आप रहोगे तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि एक था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, उस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये एक्ट आया। और पहले क्या था कि बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी, आप बहुत सारे काम कर रहे हो। पहले वाले एक्ट में हमने सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रमोट किया था। अब आप इस हमारी स्ट्रेटेजी को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि कोई होलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। अब आप वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे जब आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एयर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, वाटर को नहीं कर रहे हो, सॉइल को नहीं कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ को आप कैसे प्रोटेक्ट कर लोगे? तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए थी, साइलोज में नहीं थी, बट ठीक है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस जैसे आज टॉपिक है, उस टाइम पे तो था ही नहीं इतना अवेयरनेस। उस टाइम पे तो ये था कि लोगों पॉवर्टी थी, लोगों के पास खाना नहीं था, समहाउ किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो, ग्रोथ आए किसी भी तरीके से, और उस ग्रोथ को लेके आप कम से कम बेसिक कम्युनिटीज तो दो। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये तो अभी इवॉल्व हुआ है 21st सेंचुरी में, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्क्रीट हुआ है, और आज भी बहुत सारे देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आप देखिए, अगर ये उस टाइम पे ही इतनी अच्छी सोच डेवलप हो गई होती तो इंडिया, जैसे पहले देखिए हम कितने अच्छे प्रोडक्ट यूज करते थे, गोलगप्पे खाते थे, वो टी लीव से बने हुए डोने होते थे। उसके बाद हम प्लास्टिक पे आए, अब प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं कि वही आपका तरीका सही था। तो ये पिछले 20 ही साल में इंडिया में हुआ है, तो उस टाइम पे ये इतना सोच ही नहीं थी। इवन 15 साल पहले तक भी ये होता था रूरल इलाके में। तो ये अभी नया कॉन्सेप्ट है, तो धीरे धीरे करके एनवायरमेंटल गवर्नेंस भी इवॉल्व ही हो रही है। तो पहले एयर वाटर सॉइल से रिलेटेड कुछ भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता था इंडस्ट्रीज को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास करके वो पावर अपने पास लेके आ गया। क्योंकि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे आया, स्टेट पे इतना नहीं आया। तो सेंटर ये बोल रहा है कि मेरे पास पावर ही नहीं है, सो हाउ कैन आई डील विद दिस। और शायद भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इसलिए स्टेट्स ने भी कहा कि ठीक है, सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो लेने दो, तो कम से कम तुम इससे बच जाओगे। तो फिर ठीक है, ये हो गया। अब इसी में से ये कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, और वो ये था कि भाई जो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, नाउ व्हाट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, मे बी अ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, और 5-6 कैटेगरी और भी है, मैंने नहीं बताया क्योंकि अब रट नहीं पाओगे और शायद इतना रिलेवेंट भी नहीं है। उसके अराउंड 10 किलोमीटर की हम एक बफर जोन क्रिएट करेंगे, और उस
बफर जोन को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर की जाती है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये किसी प्रोटेक्टेड एरिया के बाद का 10 किलोमीटर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वाला? Yes. यस सर, यस सर। अगर लगे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो आप बता सकते हैं। अब इसी एक्ट के अंदर में, उसी हम एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपने भी सुना होगा। ये था आपका वेस्टर्न घाट को लेके था, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। अब ये क्या था, पहले इसको थोड़ा सा देखें ना। अगर हम वेस्टर्न घाट को देखते हैं तो ये हमारा हो गया सदर्न इंडिया। अब वेस्टर्न घाट क्या है, इंडिया के वेस्ट साइड में भी एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। डेफिनेटली इसमें कुछ ब्रेक्स आएंगे, एकदम ऐसा ही नहीं है सीधा कॉन्टिन्यूअस है, कुछ इसमें ब्रेक्स है। और एक इंडिया के ईस्ट साइड में भी है। तो ये इंडिया के वेस्ट साइड में, इसे हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये इंडिया के ईस्ट साइड में, इसे हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। डेफिनेटली दोनों में फर्क है, ये कॉन्टिन्यूअस है, एलिवेशन ज्यादा है, ये इतना कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एलिवेशन ज्यादा नहीं है। तो इकोलॉजिकली ये बड़ा हॉट स्पॉट है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप इंडिया की 3 मेन हॉट स्पॉट्स अगर आप देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स अगर आप देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आता है जहां पे नंबर ऑफ स्पीसी बहुत हो, बहुत ज्यादा ट्री की स्पीसी हो, बहुत ज्यादा मैमल्स की स्पीसी हो, बहुत ज्यादा हर एक की स्पीसीज बहुत ज्यादा हो, बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी हो। लाइक डेजर्ट में आप देखते हैं बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अगर आप एवर ग्रीन फॉरेस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है। फायदा क्या होता है कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उतना उस एनवायरनमेंट के सस्टेन होने के, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी कम बायोडाइवर्सिटी है, पता चला कि 5 स्पीसी है, कुछ भी क्लाइमेट चेंज हुआ गायब हो जाएंगी। लेकिन जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इंडिया की अगर आप 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में देखेंगे तो एक हो जाता है आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा आपका हो जाता है हिमालयस, और तीसरा आपका हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। ये तीनों इंडिया की हाईली डेंस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है। ये क्या आपने पहले कभी सुना था? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब जो भी मुझे रिलेवेंट लगेगा मैं बताता रहूंगा। दूसरा कि किन किन स्टेट से अब ये पास होता है, ये आपका वेस्टर्न घाट। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, एक तो गुजरात हो गया, फिर आपका मतलब बड़ा है ये महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद फिर आपका गोवा हो गया, फिर ये हो गया आपका कर्नाटक। मैंने कर्नाटक केरला ज्यादा बड़ा बना दिया, फिर ये केरला हो गया, और ये आपका हो गया तमिलनाडु। और इसका ये जो ट्राई जंक्शन है ना, ये भाई बहुत ही बहुत डेंस और बहुत बायोडाइवर्सिटी का इलाका है। इवन इस इतने से इलाके में ऑलमोस्ट 700 प्लस टाइगर्स है, 700 प्लस टाइगर्स है। अब आपको नहीं पता होगा, हमारे देश में टोटल 2500 ही टाइगर है, 2500-3000। तो 700 इसी इलाके में, बहुत हाईली एक डेंस इलाका है। और यहाँ पे है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन भी है। अब देखिए सुनिए, इसको कॉन्टिन्यूअस तो हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, लेकिन इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको नीलगिरी बोलेंगे, कहीं पे इसको कार्डेमोम बोलेंगे, कहीं पे बोलेंगे अनाईमुदी बोलेंगे, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी बता दूं, एक दो फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। नीलगिरी जो रेंज है, नीलगिरी रेंज है, ये 3 स्टेट में आती है। और 3 स्टेट आप गेस कर पाएंगे, बताओ कौन सी स्टेट में आती है नीलगिरी? किन किन स्टेट में आती है, गेस करो। तमिलनाडु। ठीक है, केरल एंड आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। आंध्रा कहाँ से आ गए यार? अच्छा, इस मैप पे मत जाओ, देखो। अच्छा।
ये इस मैप के हिसाब से आंध्र आ सर गया मेरे है। तो अंदाजे से होता हाँ, यस ये मैप ऐसा है। तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु प्लस कर्नाटका प्लस केरला, 3 में आता है। और इसकी जो पीक है यहाँ पे, ये है दोदा बेटा, एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है और ये सदर्न इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया। और इसकी हाइट कितनी है ऐसी, रफली 2635 है, 2635 मीटर है। तो इसकी हाइट है आपकी 2635 मीटर। इसके बाद यहाँ पे ये नीलगिरी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है ये अनाई मुदी, ये माउंटेन रेंज है और इसकी जो पीक है वो है अनाई एम करके कुछ है। तो अनाई मुदी है, ये ध्यान रखना, ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। और इसकी है 2695 के आसपास है, 2700 मीटर के आसपास है। ये आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट 6 स्टेट से पास होता है, 6 स्टेट से पास होता है। तो ये बड़ा एक हाईली बायोडाइवर्सिटी है, हाईली बहुत अच्छी यहाँ पे रिच स्पीसीज है, फ्लोरा और फना की, और एनवायरमेंटली बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तो इसके लिए एक कमेटी बनी। ये 2 कमेटीज के नाम आपको याद रखने हैं कि आपने यहाँ पे नेशनल पार्क तो बना रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट ही बड़ा सेंसिटिव है और इस पूरे वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सरकार ने कमेटी बनाई, महादेव MAHADEV गडगिल कमेटी। सुना होगा इस कमेटी का नाम, तो आपने सुना हुआ है नहीं? यस सर। हाँ, तो ये कमेटी आपकी बनी थी 2010 में, 2010 में। और इस कमेटी ने बोला कि 100% जो वेस्टर्न घाट है वो इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया है। फिर उन्होंने बोला जोन 1 में डिवाइड करो, 2 में करो, 3 में करो, और हर को अलग अलग लेवल की प्रोटेक्शन दो। बट अब यहाँ की जो स्टेट है वो तो ऑब्जेक्ट करेंगी कि सारा ही तुमने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो हम डेवलपमेंट कहाँ पे करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बैठाई और वो थी कस्तूरी रंगन कमेटी। सर माधव कटगिल है क्या यस, कमेटी, या महादेव है? माधव है। ये महादेव है, MAHADEV, या एम गडगिल कर लो, पर क्या, कोई टेंशन नहीं लो, एम अच्छा गडगिल, ओके सर। ठीक है। ये मेरा इसमें एक्चुअली मैंने बहुत फास्ट लिखा हुआ है, तुम्हें पता ही है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एम ऐसे करके, और कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता। ओके, मतलब मेरे जो नोट्स है। तो ये कमेटी बैठी थी, एम गडगिल कमेटी, गडगिल याद रखना, और कोई दूसरा नहीं आ रहा। तो इन्होंने बोला था, सारी स्टेट ने अपोज करा, तो उनको अपोज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरी कमेटी करी, और ये था कस्तूरी, KASTURI, कस्तूरी रंगन कमेटी। इसने भी कुछ कुछ रिकमेंड किया होगा, बस आपको याद रखना है ये दोनों कमेटी किससे रिलेटेड है। ये दोनों कमेटी रिलेटेड है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, कि वेस्टर्न घाट में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही है। इसने तो बहुत इसको कम कर दिया था, पर ठीक है, चलो ये आपको याद रखना। सो गाइस, क्लियर है? यस सर यस सर। दूसरा एक्ट था, मतलब ये सारी चीजें अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कई बार ये कंफ्यूजिंग लगती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक तीसरी चीज बताऊंगा, आई विल गारंटी कि इस बार अभी तक कंफ्यूज नहीं हुए ना, तो इस बार हो जाओगे। सो नाउ अब अभी तक कंफ्यूजन नहीं है ना?
नो सर। No, नो sir. सर। ठीक है। नाउ अब उसी उसी एक्ट में एक और है, उसी एक एक एक्ट बना और उसी से ही फिर अलग अलग ब्रांचेस बनी, इवॉल्व हुआ वो। तो उसी से एक अब नई रेगुलेशन निकल के आई, वो थी कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZB इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। अब कोस्टल क्या है, देखिए इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। अब ये जितनी भी कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन भी अपने आप में बड़ा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है। अगर आप देखेंगे, ये एक लैंड का पार्ट है, ये लैंड का पार्ट है, और उसके बाद लेट्स से ये आपका हो गया ओशियन, ये स्टार्ट हो गया, ये ओशियन स्टार्ट हो गया। तो होता क्या है कि आपका यहाँ पे ये धीरे धीरे करके आपका पानी का लेवल बढ़ता जाता है, लैंड कम होती जाती है, और फिर ऐसे करके कुछ होता है कि एकदम से स्लोप आता है, और फिर डीप, ये डीप सी है, डीप सी है। और ये है आपका, ये जो इतना इलाका है, ये जो ऐसा स्लोप सा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देखिए समुद्र की जो गहराई है वो कहीं पे 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 मीटर भी है, 5000 मीटर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गोवा गए और आपने पानी देखा और आपने नेक्स्ट कदम रखा और आप 5000 मीटर नीचे गिर गए, ऐसा नहीं है। इनिशियली ये बड़ा स्मूथ है, बहुत धीरे धीरे करके ढलान, मतलब गहराई बढ़ती है। तो जहाँ पे बहुत धीरे धीरे करके गहराई बढ़ती है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या होता है कि यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट करती है, और सनलाइट पेनिट्रेट करती है तो यहाँ पे अच्छा खासा आपकी मतलब बहुत सारी वाटर के प्लांट की स्पीशी डेवलप हो जाती है, प्लांट की स्पीशी डेवलप हो जाती है, यहाँ पे फिश आती हैं। तो ये जितनी भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड है। और कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, कोरल रीफ भी आपको यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है ये। तो यहाँ पे बड़ी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। इसके बाद फिर एक स्लोप आता है, स्लोप को मैं दूसरे से मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद फिर एक स्लोप आता है, और स्लोप के बाद फिर आ जाता है डीप सी। तो ये भी एनवायरनमेंट के पॉइंट से इतना क्रिटिकल नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये कोस्टल कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा क्रिटिकल, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा क्रिटिकल। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको सब में मिलेगा, जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है। तो आप इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये कोस्टल रेगुलेशन जोन है। समझ में आया कुछ? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। ठीक है। अब यार ये इस बार गवर्नमेंट ने 2020 के बिगनिंग में कुछ चेंजेस किए थे, बट वो चेंजेस तो याद नहीं रखने, बट इससे रिलेटेड एक दो कमेटीज याद रख लो क्या था। तो गवर्नमेंट ने पहले 2011 में कुछ आए, फिर बाद में 2018 में कुछ आए, उसके बाद में फिर लेटेस्ट 2018 में चेंजेस आए हैं। ठीक है, 18 में चेंजेस आए हैं, 2018 में ही, उन्हीं को लेके डिबेट चल रही है। क्योंकि है क्या, जो पुराने रूल थे ना, वो बोलते थे कि आप कोस्टल एरिया पे कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी नहीं डाल सकते। टेम्परेरी स्ट्रक्चर का मतलब है, आप गोवा वगैरह भी, आप में से कुछ लोग घूमने गए होंगे, तो आपने बीच पे टेम्परेरी कुछ वॉशरूम भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप डाल ही नहीं सकते। बट दिस इज नॉट द वे टू सस्टेनेबली यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये तो आप करोगे ही। तो एक्चुअली किस लिए जरूरी था, आपने कैंपेनिंग का नाम सुना था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? यस सर, बीचेस से रिलेटेड था ये पूरी तो business। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन बीचेस को मिलता है जो टूरिज्म को बहुत इकोलॉजिकली, मतलब टूरिज्म भी है लेकिन उसको बहुत सस्टेनेबल वे में बीचेस को यूज कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए बहुत क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं फैला रहे, और अच्छे लेवल से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कैसे यूटिलाइज करे कि आप यहाँ पे कुछ वॉशरूम भी क्रिएट नहीं करोगे। कोई हमारा लॉ बोलता था कि 500 मीटर तक ये आपकी, जैसे अब फिर मैं टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, HTL होता है, LTL होता है, MTL होता है, क्या ये टेक्निकल टर्म है? आप मानो कि यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है तो 50 मीटर 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, टेम्परेरी भी नहीं करोगे, तो आप टेम्परेरी वॉशरूम भी नहीं लगा सकते थे। तो फिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कैसे मिलता? तो उसके लिए सरकार ने कुछ रेगुलेशंस किए थे। अब ये याद रख लेना, जो 2018 में चेंजेस किए थे, इसके पीछे जो कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था,
वो थी शैलेश नायक कमेटी। शैलेश नायक कमेटी। समझ में आया? यस तो सर। एक बार आप वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाला पॉइंट रिपीट सर वो कर कॉन्टिनेंटल ये शेल्फ एक बार ये कॉन्सेप्ट आई गेस फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने बोला कि देखिए आप जितने भी बीचेस हैं, तो जो बीचेस को आप अच्छे से इन्वायरमेंटली सस्टेन वे में आप यूटिलाइज करेंगे, कोई भी आपने बॉम्बे का कौन सा वर्सोवा बीच है ना, आपने देखा है कितना वहां पे इन्होंने पोल्यूशन किया हुआ है, कितना वहां पे प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें। तो अगर आप टूरिज्म को अच्छे से बीचेस को यूज करेंगे सस्टेनेबल वे में विदाउट एनी पॉल्यूशन, तो हम उसको एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देंगे। इसके लिए सर्टेन कंडीशन है, जिन बीचेस को ये सर्टिफिकेट मिलेगा उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, इसलिए ये मॉडिफाई किया था। बस इतना अभी समझो, ओके ठीक है? सर एक बार कॉन्टिनेंटल शेल्फ यू कुड एक्सप्लेन। सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक जियोग्राफिकल फिनोमिना होता है। ये क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? देखो ये आपका हो गया ना, और उसके बाद अब आपका ये स्टार्ट होता है ओशन। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ओशियन का जो फ्लोर है वो नॉर्मली, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, चलो लैंड थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि, अरे यार ये तो मैं एक इमेज ही दिखा दूँ ना गूगल पे। आप मेरा गूगल का विंडो देख पा रहे हैं? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखा आपको? यस सर। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये देखो कि ये आपका, ये मेरा वो दिख रहा है ना कर्सर, तो ये आपका कोस्ट है। अब यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि ये स्लोप गहरा होता जा रहा है। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इलाका है जहाँ पे, और ये आपका डीप सी है जहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा है। तो इनिशियली जब पानी स्टार्ट होता है तो कुछ इस इमेज में इतने अच्छे से नहीं आ रहा है, देखो, और ये देखो ये वाली देखिए। तो आप यहाँ पे गोवा में खड़े हैं और ये आपको वाटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो थोड़ा सा इलाका है आप देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी की गहराई बढ़ती जा रही है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड होते हैं, तो ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। फिर ये डीप सी आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता आपको इतना ज्यादा कंपेयर टू दिस। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये यहाँ पे, क्योंकि देखो सनलाइट सिर्फ 200 मीटर तक पेनिट्रेट करती है, 200 मीटर के बाद सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती, और सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स नहीं मिलेगा। ऑल्दो डीप सी में भी आपको एक वो केमिकल एनर्जी से एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको केमोसिंथेसिस बोला जाता है। तो ये था, समझ में आया? मैं इसको एक्चुअली ज्योग्राफी का है तो अभी थोड़ा सा ज्यादा मैं टाइम देना नहीं चाह रहा, बट आई गेस आपको रफली समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, चलो इसको हम यूज करेंगे। और ये भी देख लो, चलो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। इंडिया में किसी को मिला या नहीं मिला है, ये देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। इंडिया 12 बीच इंडिया के सिलेक्ट हो गए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए। ये रिसेंट ही है, ज्यादा नहीं होगा। अच्छा हाँ, इसी साल में हुए थे। तो ये है एनवायरमेंट। सर 8 बीचेस को मिला है ना लेटेस्ट?
यहाँ पे ये रहा ना 12 को मिला है, 12 बीचेस सिलेक्ट हुए हैं। हाँ तो उसमें से 8 को मिला है। हाँ तो ये आप चेक कर लेना, ये मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे में आस्क, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, हाँ ये रहा 8 बीचेस को ही मिला है, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। ठीक है, तो इन 8 बीचेस के बारे में एक बार आप पढ़ लेना। ये है क्या, इसके बारे में इतना मत जानना कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बट दे में आज क्वेश्चन बेसिकली बीचेस पे वो पूछ सकते हैं। उसमें भी जिस बीचेस के बारे में आपको लगे कि अच्छा है, ज्यादा कोई अच्छा सा फीचर है, 4-5 याद कर लेना काफी है, तो और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो Yes, sir. CRZ में इन्होंने, अब यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म है बट उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। ये इस कमेटी का नाम याद रखना, इसने इस पर्टिकुलर कमेटी ने दी। अच्छा, इसमें एक, अब इस एक्ट से डेफिनेटली कुछ बॉडी भी क्रिएट होगी। एक बॉडी के बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक और चीज आप याद रखना, जितना भी कोविड है और आपके जो ड्रग्स हैं, आपकी जो वैक्सीन है, इनसे रिलेटेड जितने भी आप लॉज को अगर सुने, डिजीज से रिलेटेड एपिडेमिक डिजीज एक्ट कितना है, वो 1897 है आई गेस। देखिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 वाला चल रहा है, बताइए। सी दैट काइंड ऑफ, इतने आउटडेटेड लॉज इंडिया में, अब उस टाइम और आज में सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन स्टिल लॉज वही चल रहा है। इनकी लॉज पे थोड़ा सा जस्ट एक बार पढ़ लेना, मेन बॉडीज को याद में रखना। कोई भी अगर बॉडी आती है, कोई इंस्टीट्यूशन आता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, इसमें से एक है, इसी एक्ट में से कई सारी निकली हैं, लेकिन मुझे जो बताना था आपको वो है, इस कमेटी के बारे में आपने, अगर आप न्यूज़ कुछ टाइम से कवर कर रहे हैं तो सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग Yes, sir. अप्रेजल कमेटी। तो एक तो पॉइंट आपका कवर ही हो गया। अब आपको पता है कि ये बॉडी किस पर्टिकुलर एक्ट से निकली है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से निकली है ये। ओके, इसके लिए है क्या ये, मतलब इसका मैंडेट क्या है। सो ये क्या करती है कि अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, या अगर आपको इंडस्ट्रियल यूज करना है, किसका आपको यूज करना है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो आपको यहाँ पे, या कोई भी अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए फिर आपको रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बेसिकली क्या करती है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने जीएम क्रॉप्स के बारे में सुना होगा, जीएम क्रॉप्स, Yes, yes, sir. Genetically modified crops. Yes. जीएम मस्टर्ड है, Hmm. और आपने सुना होगा इंडिया में एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप परमिटेड है, वो है बीटी कॉटन। यस सर। बीटी कॉटन बस यही परमिटेड है। तो ऐसी कुछ भी है तो उसकी आपको अप्रूवल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से लेना होता है, और ये आपको फील्ड ट्रायल्स के लिए भी परमिशन देती है, डेफिनेटली परमिशन देती है, फील्ड ट्रायल्स के लिए भी परमिशन देती है। और अगर आप कोई व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से काम करता है तो उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शंस भी यही बॉडी लेती है। तो ये बस आप याद रखना, इस पर्टिकुलर एक्ट से ही ये बॉडी निकल के आई है। ठीक है, यस सर। ओके। अब जैसा मैंने बताया, इसमें और भी हैं बहुत सारी चीजें, बट इतना याद रखेंगे तो काफी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है, बट नहीं बता पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है अब आपका एक एक्ट, ये है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए ये एक्ट ऐसे नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनली हम कुछ कमिटमेंट करके आए थे, उनसे सिंक्रोनाइज है कि इंटरनेशनली हमने कुछ कमिटमेंट करा, तो अब भाई यहाँ पे भी आपको, Yes, sir. तो
इंटरनेशनली कुछ कमिटमेंट करा तो अब आपको डोमेस्टिकली कोई लॉ पास करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि इंटरनेशनली सिंक्रोनाइज होके या प्रेशर में आके भी हमने बहुत सारी चीजें की हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका क्या मैंडेट है, इसके बारे में तो 2-3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। सो बेसिकली हुआ क्या था, एक 1992 में अर्थ समिट हुई थी यस सर, रियो समिट। और उससे 3 चीजें निकली थी। एक तो आपका, चलो ये अभी मैं समझाऊंगा, ये है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज वाला ये सारा है। तो एक निकला था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD। एक था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। और तीसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन CBD हो गया, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था। ये मैंने एक आध वर्ड मिस कर दिया होगा। तो एक तो आपकी थी CBD बायोडाइवर्सिटी वाली, दूसरी थी क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग वाली, जिससे आपका निकला है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, समझा दूंगा इसकी मैं क्रोनोलॉजी। और तीसरी थी आपकी डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये तीनों इससे निकली थी। तो ये जो थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इससे इंटरनेशनली कुछ कमिटमेंट हम करके आए होंगे, तो उससे हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया था 2002। अब इसके प्रोविजन क्या है, कुछ मेन यहाँ पे हमें याद रखने हैं। तो इन्होंने बोला था कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा लंबा चौड़ा सा है, बट ठीक है चलो, कि आपके देश का जो जेनेटिक रिस्क, यार इसमें कंफ्यूज हो गए, छोड़ो चलो इसे। तो इसमें 3 बॉडी स्टेब्लिश करनी थी। एक तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेब्लिश करनी थी सेंट्रल लेवल पे, और फिर ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेब्लिश करनी थी स्टेट लेवल पे, और एक आपको ग्राउंड लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी था बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसको मत पढ़ना, मेमोराइज भी मत करना, बट याद रखना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रेगुलेटेड। इसमें एक दो मैं आपसे 1-2 क्लासिक केस में बता दूंगा है क्या। तो इसमें क्या था कि भाई इंडिया की कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, किसी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज कर रहे हैं, तो आप उसको, अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से नीम, तो नीम हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। नीम को हमारे पुराने जो इंडिया का एक कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, उसे पता है। आप नीम कंज्यूम करते हो, कोई इन्फेक्शन हो रहा है नीम कंज्यूम करते हो, तुलसी कंज्यूम करते हो, तो या 11 बज गए, तो तुलसी कंज्यूम करते हो, तो आप ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज कंज्यूम कर सकते हो। तो इसको ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन प्लेयर आए और उसको पेटेंट करा ले, और पेटेंट कराने के बाद फिर आपको इसे बेचे। तो इंडिया की जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, वो सबके लिए फ्री है, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट नहीं करा सकते। तो इस काइंड ऑफ चीज से ये बोलती है। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए इंडिया में अप्लाई करेगा, डेफिनेटली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई मेडिसिन से रिलेटेड, जिसमें आप कोई भी नेचर से रिलेटेड चीज यूज कर रहे हो, तो आपको पहले NBA से परमिशन लेनी पड़ेगी। NBA देखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया की कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपने उसी को यूज करके और मेडिसिन बना ली और फिर आप देश के लोगों को बेच रहे हो। तो हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है, उसको यूज करके आप हम ही से पैसे कमा रहे हो, तो ऐसा ना हो। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है, तो वो इसी पर्टिकुलर एक्ट से स्टेब्लिश करती है, ठीक है। यस सर।
अच्छा, एक मेन यहाँ पे बताना था, ये तो आप अभी साइड बाय साइड लिख रहे हैं ना? यस सर। Yes. यस सर। ज्यादा मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं 2-3 ही फैक्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया में फॉरेस्ट कवर वगैरह कितना है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, मैक्सिमम को जानने के दो तरीके हैं। एक तो हो गया आपका एब्सोलूट। एब्सोलूट का मतलब कि भाई कितना, किसी में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, किसी में 80 है। दूसरा हो गया आपका परसेंटेज में, कि किसी स्टेट का 80% फॉरेस्ट एरिया है। अब वो स्टेट छोटा हो सकता है, इतना सा स्टेट है, उसका 80% है। अब यूपी का अगर 10% भी हुआ तो वो भी शायद इससे ज्यादा हुआ। तो ये एब्सोलूट है, ये परसेंटेज टर्म में। आई गेस कुछ बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, बट आई गेस ये आपको क्लियर होगा। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म का डेफिनेटली मतलब ये है कि इन प्रोपोर्शनेट टू देयर एरिया, तो उनके एरिया के प्रोपोर्शनेट में कितना फॉरेस्ट कवर है। अगर आप लार्जेस्ट देखेंगे तो सबको पता है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद है फिर आपका अरुणाचल, और उसके बाद फिर आपका आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा। ये लास्ट याद मत रखना, 3 ही याद रख लेना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, इनमें है एब्सोल्यूट में। इन टर्म्स ऑफ अगर आप परसेंटेज देखें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश दोनों में 2 पे है। तो ये कॉमन सा फैक्ट याद रखना। मध्य प्रदेश तो ये बोल ही दोगे, मिजोरम को याद रखना, और बस ये 2 ही याद रखना, टॉप 2 काफी है, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक और होता क्या है, आपने मैंग्रोव्स देखे हुए हैं? यस सर। ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। देखना है तो ये बड़े क्रिटिकल है कोस्टल इकोसिस्टम के लिए। तो ये क्या ट्विटर कहाँ से आ गया, मेरा गूगल में मेरे साथ खेल रहा है। देखिए मैंग्रोव्स है ना, ये बड़े ही क्रिटिकल है। आपको इमेजेस दिख दिया, तो ये सारे कोस्टल एरिया में सीवर्ड साइड है, कोस्टल एरिया में सीवर्ड साइड है, तो ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। यस नाउ सर। कैन यू इमेजिन कि आपका गोवा के कोस्ट पे, बीचेस पे आप मानिए इस तरीके के ट्रीज हैं, तो जब भी सुनामी आती है तो ये डैमेज नहीं होते देते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं। यस सर। तो ये कोस्टल कोस्टल इकोसिस्टम में बहुत ही क्रिटिकल है, सॉल्ट टॉलरेंट है, और प्लस ये फ्लडिंग को रोकते हैं, सुनामी से बचाते हैं। मेजर इनके जापान में अगर आप देखोगे, उन्होंने डैम, कंक्रीट डैम बना रखी, कंक्रीट वॉल्स बना रखी हैं। उससे अच्छा ये है कि आप इस तरीके की नेचर ने आपको प्रोटेक्शन दिया। तो मैंग्रोव्स ये ट्रीज हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, ये बात याद रखना। और भी इनकी साइंटिफिक जाएंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, बट आते हैं हम अपने इस पे। तो मैंग्रोव्स अगर आप कवर देखेंगे, तो मैंग्रोव्स कवर आपको मैक्सिमम मिलेगा कहाँ पे, बताओ सर कहाँ पे मैनग्रोव्स। मिलेगा मैक्सिमम कवर? सर ज्यादातर सर, वेस्ट बंगाल। इज इट वेस्ट बंगाल में ना सर, वहीं पे सुना जाता है सबसे ज्यादा। आई मीन ये अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 वहीं पे भी सुना जाता है हमेशा। आई मीन साइक्लोन के टाइम पे भी। है। तो ये आपको है वेस्ट बंगाल में।
देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड सुनामी। ये जो साइक्लोन है ये आपका हो गया ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल। तो साइक्लोन क्या है, ये एयर में है। तो ये साइक्लोन एक आपका एयर में है, ये वाटर का फिनोमिना नहीं है, एयर का फिनोमिना है। तो साइक्लोन तो डैमेज करेगा, लेकिन सुनामी कुछ नहीं है, सुनामी वेव्स है, ओशियन वेव्स है। और नॉर्मली ये जनरेट होती है अर्थक्वेक से। तो जब भी अर्थक्वेक आता है वेव जनरेट होती है। और ये सुनामी इसलिए तो जब 2004 की सुनामी थी, कहीं इंडोनेशिया में यहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आया, यहाँ से वेव जनरेट हुई और वो वेव ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो 10 घंटे में पहुंचेंगी। तो इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था। अब तो हमने पूरे इंडियन ओशन में सेंसर लगा दिए, सारे देशों के साथ कोलैबोरेशन है, रियल टाइम में डेटा शेयर होता है। तो सुनामी Yes, से sir. कोई दिक्कत नहीं, आप बचा सकते हो लोगों को, कोस्टल एरिया को इवैक्यूएट कर सकते हो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जितने ये मैनग्रोव्स है ना, ये कोस्टल इकोसिस्टम को बहुत बड़े लेवल पे बचा लेते हैं अगर सुनामी भी आए। साइक्लोन Yes, इज sir. डिफरेंट, बट यस, साइक्लोन में भी विंड आती है, वो भी आपको डैमेज करती है, तो उसमें भी ये थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं, बट मेन प्रोटेक्शन देते हैं सुनामी में। ठीक है। Yes. तो मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में, फिर है गुजरात। तो ये दो ही याद रखना, टॉप 2 ही याद रखना, इतना काफी है। ठीक है गाइस। Yes, sir. और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है। इन्होंने ये बोला है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट कवर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है उज्ज्वला स्कीम का। नाउ बताइए उज्ज्वला स्कीम कौन सी है? Sir, gas cylinder. यस, ये इन्होंने बोला है, जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। और नेट में ये याद रखना कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। अभी जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, वो है आपका 25.5%। ये है फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री। So for तो ये पहले से 25.5. इंक्रीज हुआ है। So net cover आपने क्या उसमें भी बोला? एक दो वर्ड, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, तो ये पहले से इंक्रीज हुआ है। हम कितना करना चाहते हैं? 33% हम करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेटली अभी तो बहुत दूर है उससे। पर डेडलाइन है कोई इसकी बाय? डेडलाइन नहीं है ये। आपको कि आपको लग रहा है कि ये नियर फ्यूचर में पॉसिबल है ट्री कवर सर बढ़ाना? क्या सर 33% व्हाट? टारगेट है 33%. इंडिया की टोटल लैंड का 33% हमें फॉरेस्ट कवर करना है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि आपको लग रहा है इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हो, आप बढ़ा पाओगे? लैंड पे इतना प्रेशर है। और सी, फॉरेस्ट कवर का मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए आप छोटे छोटे प्लांट लगा रहे हो वो नहीं है, ये डेंस थिक फॉरेस्ट है, यहाँ पे ट्रीज है। तो एग्रीकल्चर का इतना प्रेशर है, तो ये इंक्रीज होना वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। Yes, sir. Industrialization, urbanization. ये देख लेना रामसार वेटलैंड्स, सुना होगा ये भी, रामसार वेटलैंड्स के बारे में। यस सर, 42 साइट्स हो गई ना अब इंडिया की। तो सारी मत रटना। नहीं सर, इसी जो हुई है लेटेस्ट। हाँ हाँ हाँ। तो रामसार वेटलैंड्स में, ये रामसार वेटलैंड क्या बेसिकली कुछ नहीं है। तो वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी सेलिब्रेट किया 2 फेब हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये देखिए, ये बड़ी पुरानी कन्वेंशन है, ये आपको याद रखना है। ये रामसार एक सिटी है आपकी ईरान में, तो रामसार कन्वेंशन वहां से स्टार्ट हुई थी। और ये कन्वेंशन 1971 से स्टार्ट हुई थी। वेटलैंड कौन सी लैंड होती है? कोई भी लैंड जिसमें पानी है, और पानी आपका है मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर तक। 6 मीटर तक अगर मैक्सिमम डेप्थ है तो वेटलैंड हो गया। चाहे आपकी मैनमेड हो या नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, कुछ भी है। यानी कि डैम्स भी आपके हो गए, आपके लेक्स हो गए, आपके मड हो गए, और भी आपके सॉल्ट
पैड्स हो गए, तो ये सारे आपके हैं। कोस्टल एरिया नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं आएगा आई गेस, कोस्टल एरिया इसमें नहीं है। तो ये सारे आपके पानी चाहे स्टैटिक है या फ्लोइंग है, तो ऐसी बहुत सारी, और ये वेटलैंड्स खत्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इवन सी लोकल नामों से भी इनको जाना जाता है, जैसे हमारे यूपी की साइड में बोल देते हैं तालाब बोलते हैं, या जोहड़ भी बोलते हैं, तो वो भी ट्रेडिशनली जहाँ पे भी पानी खत्म होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये है। और रामसार ने ऑलमोस्ट कितनियों को यहाँ पे किया हुआ है, नंबर मुझे याद नहीं, अब तो अभी कुछ इंक्रीज हो गया है, वो चेक कर लेना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में, रामसार के बारे में। इसमें So एक what जो is मेन है Ramsar? वो, सॉरी, बोल रहे थे रामसार क्या है, मतलब इज इट अ रामसार एक सिटी है, वहां पे कन्वेंशन हुई थी राम में। लॉकटक लेक आपको याद रखना है, मणिपुर में, लॉकटक लेक मणिपुर, ये Yes, भी sir. एक रामसार साइड है। क्योंकि ये थोड़ी सी ये ज्यादा न्यूज में रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ लॉकटक लेक। सर यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना? Yes. यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और यहाँ पे एक वेजिटेशन है, फ्लोटिंग आपको वेजिटेशन मिलती है, उनको बोलते हैं कुमड़ीज, CHUMDIS। कुमड़ीज क्या होती है? फ्लोटिंग वेजिटेशन, फ्लोटिंग वेजिटेशन मतलब ये आपका पूरा एक लेक है, और इसके ऊपर आपको बीच बीच में थोड़ी सी लैंड दिखाई देगी, और उसके ऊपर छोटी छोटी ग्रासेस है, और ये फ्लोट करती है, तैर रही है। तो ये जो कुमड़ीज है, ये भी यहाँ का बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, कुमड़ीज फ्लोटिंग वेजिटेशन में float करती है। ये दिखा आपको? यस सर। ठीक है, ये है आपका, है ना, लॉकटक द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक। तो ये बहुत ही यूनिक सा फैक्ट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद हमारी गवर्नमेंट का भी एक है आपका, चलो मैं आपको एक मेन चीज बता रहा हूँ, वो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ टारगेट्स आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा जरूरी है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा चलो, जस्ट ये मैं आपको पॉइंटर्स ही बता रहा हूँ कुछ। इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन पता है आपको मैक्सिमम कहाँ पे? MP बोला, मध्य प्रदेश। यस, टाइगर पॉपुलेशन आपकी मैक्सिमम है एमपी, हम्म, लगभग 526 है, उसके बाद है कर्नाटक, हम्म, और ये सेंसस हुआ था 2018 में। एक यहाँ पे है, ये कीवर्ड याद रखना, पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग। सर आपने Declaration। नीलगिरी में बताया था ना टाइगर सबसे ज्यादा? नहीं, मध्य वो प्रदेश। मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट में बताया, अच्छा, वो मैंने आपको एक पर्टिकुलर रीजन बताया था। ओके सर। ठीक है ना, दे में आस्क अबाउट स्टेट, सी स्टेट हुआ, सेंटर हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये तो हमने बनाया हुआ है ना, ह्यूमंस ने डिवाइड किया हुआ है, इसलिए ये नेचुरल बाउंड्री नहीं है ना, मैं आपको एक नेचुरल एरिया बता रहा हूँ, इस एरिया, ठीक है, नीलगिरी का एरिया। यस सर। अब हम ही ये हमने आधा बता दिया कि ये हम तमिल लोगों का होगा, ये इनका होगा, ये उनका होगा, हमने तो डिवाइड किया हुआ है ह्यूमन से। तो नेचुरल जो नीलगिरी है, बड़ा ही हाईली डाइवर्स एरिया। तो ये जो पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन है, इट इज रिलेटेड टू कि टाइगर की पॉपुलेशन हमें डबल करनी है। पीटर्सबर्ग इन रशिया, तो 2010 में आया था, और ऑलरेडी हम ये इसको अचीव कर चुके हैं। तो इस डेक्लेरेशन को जस्ट याद रखना, मतलब याद रखना, आएगा तो हम इसी को बता सकते हैं, काफी न्यूज में है।
ओके, और कुछ एशियाटिक लाइन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है? यस सर, गुजरात। सर एशियाटिक एशिया में लाइन, सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। एशियाटिक लाइंस का जो मेनली आपको, हाँ, इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में भी एक ही इलाका है, वो इलाका कौन सा है? ये होगा गिर, गुजरात। यस, हाँ, गुजरात, जो नेशनल पार्क है उसको मिलते हैं। इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका हैबिटेट लेके थोड़ा इधर उधर हम इनको शिफ्ट कर पाए, बट हो नहीं रहा है क्योंकि एक जगह इनकी सारी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे ही अगर एकदम से कोई बहुत बड़ा कुछ, कोई वायरस आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो सारी पॉपुलेशन ही वाइप आउट ना हो जाए। कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सर बट इनका हैबिटेट तो सूटेबल यहीं पर है, अगर कहीं और करेंगे तो प्रॉब्लम, सर्वाइवल के चांसेस कम हो हाँ कर बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट सेम ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन हमने आइडेंटिफाई भी की थी यहाँ पे बना के Yes. तो हम्म अब कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि इस क्लाइमेट वल्नरेबल टाइम में अगर ऐसा हो कि क्योंकि यहाँ पे एक मूवी हुआ था, एक CBD करके डिजीज हुआ था, उसमें 17-18 लाइन की डेथ हो गई थी। तो ऐसा ही कोई डिजीज हो के ऐसा ना हो कि बच्चे ही ना है बेचारे, ठीक है ना, Yes, तो sir. वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा ये साइंटिस्ट देख लेना, बताइए। नहीं सर, ठीक है सर, समझ गया सर। अच्छा ये आप देख लेना, ये भी है भारत स्टेज 5 और 6 वाला। तो पहले तो हमारे देश में था BS4 था, BS4 था। अब BS4 से हमने शिफ्ट करा है BS6 में। तो 2-3 इस पे क्या चेंजेस थे, आई गेस ऑलरेडी आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये एक बोला भी था था यहाँ पे सल्फर का, सर फ्री। सल्फर का नहीं, इमिशन कम है यहाँ पे था 50 पार्टिकल थे पर मिलियन, 50 से 10 लेके गए। 10 हो गया। यस सर। बिल्कुल एलिमिनेट लीजिए 10 किया। सल्फर किस लिए था? ये एसिड रेन करता था, एसिड रेन। सल्फर बर्न नहीं होता था, एयर में जाता था, वहां से जब वो एटमॉस्फेयर में सोलर हीट के साथ मिलता था तो नई रिएक्शन करता था। जब भी रेन आती थी तो वो मतलब एसिड जो फर्स्ट रेन होती थी वो हाईली एसिडिक होती थी, इवन कोरोसिव होती थी कार के पेंट के लिए, वॉल के पेंट के लिए, देन डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए तो नेगेटिव इफेक्ट करेगी। तो ये था सल्फर का, हमने यहाँ पे इमिशन कम किया। और भी बहुत सारे हैं कि मतलब मेन ये था, सल्फर वाला एक अच्छा डेटा था, बाकी तो ऐसे ही। सर आपने ये भी बताया ना सर कि BS4 to 6 हम किससे कॉपी करते हैं, किसके गाइडलाइंस फॉलो करते हैं? EU की कॉपी, यूरोप को, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, ये जो नॉर्म्स है ये आपके व्हीकल पे भी है प्लस फ्यूल पे भी है। अब ये जो BS6 वाले फ्यूल है ना, अगर आप BS6 का डीजल भरा के और आप शिमला जा रहे हैं तो ये क्या है, इसमें एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट होता है, ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये इतनी इजीली जमेगा नहीं, कार स्टार्ट हो जाती है। BS4 वाला फ्यूल भरा के जाएंगे तो शायद स्टार्ट ना हो माइनस में, लेकिन इससे हो जाती है डेफिनेटली अप टू सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं आप बोलोगे सर मैं तो -80 में ही जाऊंगा, इतना तो नहीं, लेकिन -5-10 में हो जाती है। यस सर। अच्छा, नाइट्रोजन पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है, नाइट्रोजन पॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल है यूट्रोफिकेशन। यस सर। आपने देखा होगा, आपने किसी भी सिटी में देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर सारी ग्रीन ग्रीन कलर की वेजिटेशन आ जाती है और वो लेक पूरी तरीके से चॉक हो जाता है। देखा यस आपने? सर। नहीं देखा? यस सर, देखा है सर। होता क्या है कि हम, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, ये यहाँ पे एक्सेसिव किसी वाटर बॉडी में हाईली नाइट्रोजन पहुंच जाता है। ये यस सर, टू मच एग्रीकल्चर का नहीं। फील्ड है, आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर, तो जब आपने फर्टिलाइजर डाला, रेन होगी तो सारा ये तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आसपास में नाइट्रोजन बह के किसी पॉन्ड में चला जाएगा। तो इसमें इतना एक्सेसिव नाइट्रोजन हो जाएगा कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो एक्सेसिव हो जाएगी।
जितनी होनी चाहिए उससे डबल ट्रिपल यहाँ पे फेड हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, फिशेज वगैरह की डेथ हो जाती है। तो ये सही नहीं है यूट्रोफिकेशन। सर आप वो ग्रीन एल्गे की बात कर रहे हैं सर? नहीं वो, हाँ तो ग्रीन एल्गिया जो होती है कोई और भी हो सकता है, वाटर हाइसिंथ भी हो सकता है, कोई भी वेजिटेशन हो सकती है। सर बेसिकली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को खत्म कर देता है ना, जिसके कारण वो हो जाता है। आई मीन आई थिंक फिश वगैरह के लिए कुछ बचता नहीं है आई थिंक। एन नंबर ऑफ इफेक्ट है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी नाइट्रोजन पे था ना, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यस तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो यूट्रोफिकेशन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं यहाँ पे। जो बायोलॉजिकल बीओडी है वो इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका कम हो जाता है, कई सारे और भी इफेक्ट है। कोरल जो रीफ है उनका जो कैल्सिफिकेशन है, जो उनका कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। वहाँ पे नहीं जा रहा कि आप कंफ्यूज ही होगी। तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन से रिलेटेड एक डेक्लेरेशन थी, और ये थी आपकी कोलंबो डेक्लेरेशन। कोलंबो डेक्लेरेशन, और इस कोलंबो डेक्लेरेशन में ये था कि हमें अभी जितना भी नाइट्रोजन का हमने पॉल्यूशन किया हुआ है उसको हाफ करना है बाय 2030। ये मतलब कोलंबो होगी तो डेफिनेटली, और कोलंबो की एक्चुअली मीटिंग हुई थी यूएनई की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की कोलंबो में मीटिंग हुई थी। वहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नाइट्रोजन पॉल्यूशन को हम हाफ करेंगे। नॉर्मली क्या नाइट्रोजन पॉल्यूशन न्यूज में नहीं रहता, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। यस ये थोड़ा सा रह गया है, मतलब रहा तो खैर बहुत सारी चीजें मैं कुछ यहाँ पे करा सकता हूँ, बट मेन एक चीज आपकी जो होनी बाकी है वो ये है कि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इससे रिलेटेड कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो 15-20 का है, तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो आपको एक बार। अभी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो भी करें। सर आप कोविड का कुछ क्लास लेंगे क्या अलग से, कोविड के बारे क्या में? हुआ कोविड का मैं लूंगा, ये तो देखो मैंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट कोविड मैं अच्छा डिटेल में पढ़ूंगा। ओके सर। कोविड और सी, ये मतलब इतना आई गेस आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे टाइम की क्यूरियोसिटी है, अदरवाइज और भी मैं यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में ले जाके पढ़ा सकता हूँ। इन 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 3 चीजों में ये मैं आपको मतलब ये मैं कमिट कर रहा हूँ कि ये 3 ऐसे पॉइंट है कि इसमें मैं अच्छा खासा डिटेल में जाऊंगा। एक तो हो गया आपका वायरस, ठीक है, वायरस में फिर आपका आरएनए हो गया, या इससे रिलेटेड कुछ है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो मैं एमआरएनए हो गया, कैसे ये वायरस बॉडी पे अटैक करता है, हमारे जो ह्यूमन सेल है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमने जो वैक्सीन बनाई है वो कैसे इंटरवीन करके बनाई है, हमारी वाली कौन सी थी, ऑक्सफोर्ड की कौन सी थी। तो एक हो गया वायरस का इम्पैक्ट, दूसरा हो गया वैक्सीन वाला। ठीक है, वायरस में आपको अच्छे से कराऊंगा, वैक्सीन में आपको अच्छे से कराऊंगा। ओके ठीक है, कोविड का अब साइंटिफिक तो यही हुआ, बाकी कोविड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट। बट ये जो वैक्सीन वाला है और ये जो आपका वायरस से रिलेटेड पूरा साइंस एंड टेक का क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको कराऊंगा। और आज क्या है, कल हो गया सैटरडे, फिर हो गया संडे। आई विल ट्राई कि इन दोनों में से ही एक दिन मैं कभी भी क्लास लेके ये करा दूं। ठीक है सर। सर आपने बोला था साइंस एंड टेक भी आपका थोड़ा बाकी है ना सर? बचा हुआ है, वो भी बचा हुआ है, वो भी बचा हुआ है। तो ये ज्यादा देर का नहीं है, ये दोनों मिला के एटमैक्स से आपका 30-40 मिनट। तो क्या है, कंप्लीट हो गया? सॉरी, नेशनल जीडीपी में कभी भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना? शीट आपने दी थी वो वाली पर्टिकुलर, सॉरी सर जो नेशनल की शीट आपने दी थी ना वो कंप्लीट हो गई। लास्ट में कुछ बचा हुआ है यार, उसमें कुछ बचा हुआ है लास्ट में, मेरा भी ध्यान नहीं, ऑलमोस्ट सारा मैंने करा दिया था, लेकिन हो सकता है कि 10-15-20 पॉइंट कुछ बचे हुए। एक बार उस शीट में आप देख लेना, पढ़ लेना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थोड़ा गूगल कर लेना, नहीं है तो ठीक है, आई विल ट्राई की मंडे या ट्यूसडे को करा दो। बट अभी जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा साइंस एंड टेक वाला आपका जो बचा हुआ है,
एक स्पेस बचा हुआ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ अगर होगा वो बताऊंगा, और ये वायरस और वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन फंस जाना चाहिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, पूछना Yes, sir. चाहिए। अब अगर नहीं पूछते हैं तो मुझे नहीं पूछना, बट पूछना चाहिए। आई थिंक प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, मतलब आना तो चाहिए, एक क्वेश्चन होने से भी तो आएगा शायद। वायरस और वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी है यहाँ पे, आप 100% मेरे पे रिलाई कर सकते हैं कि इतना पढ़ लेंगे, मैं अच्छा खासा डिटेल दे दूंगा। यस सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, आप मतलब जो क्लास के बाद का जो पीडीएफ है प्लीज सर अगर आप सेव करके शेयर कर सकते हो, इट बी वेरी इजी। ये अब पता है क्या है, अब सारे बच्चे और मुझे इसी बात पे आता है कि मैंने इनिशियली फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ कि भाई नोट्स अपने मत बनाइए, इन्हीं पीडीएफ को लीजिए, बट 2 बच्चे कर रहे हैं, 2 बच्चे नहीं है, मैंने भी कभी डाल दी, 1-2 दिन के बाद तीसरी क्लास हुई, आधे बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो अपने नोट्स ही बना रहे हैं। अब तो मैं भी थोड़ा सा फिर ढीला हो जाता हूँ कि ठीक है नोट्स ही बना रहे हैं। नहीं सर हम लोग नोट्स बना रहे हैं, बट इन केस मिस हो जाए तो, बिकॉज कंटिन्यूस इतना सारा हो रहा है ना सर, नॉलेज लिखने का सब, इसीलिए ये है भी, ये आज के इस टाइम में, इस डिजिटल टाइम में, आई विल टेल यू कि मैं सबसे ज्यादा नोट्स लवर था कि हार्ड कॉपी में नोट्स बनाऊंगा, बट सर डिजिटली नोट्स बनाना क्या मैं बोलूं 4x मोर इफिशिएंट है, 4x मोर इफिशिएंट है मेमोराइज करने में, 4x मोर इफिशिएंट है रिकॉल करने में। बट ठीक है चलो, अब जो जैसा हुआ है अब ज्यादा मत सोचो। देखिए जितनी भी पुरानी थी वो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ मेरे पास, ठीक है, अगर कुछ आपको लग रहा है स्पेसिफिक कि सर ये है नहीं, मैं चेक करके बता दूंगा, बट इको की 4 तक मैं भेज चुका हूँ, आईआर की मैंने भेज दी थी, नेशनल वाली मैंने भेज दी थी। यस सर। अब ये जो ये वाली है ये शेयर हो नहीं पाती। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अगेन कुछ भी अगर डाउट आ रहा है ना ये बहुत सारी चीजों में से, तो आप ग्रुप में डाल दिया कीजिए, और ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, टाइप मेरे से भी नहीं होता है, टाइप में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, तो वॉइस रिकॉर्ड करके जब मैं आंसर करता हूँ, जैसे आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही आपको वो सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है ना, तो अब अगले 5, 6, 7, 8 दिन है, कोई भी क्वेश्चन डालिए, मैं बिल्कुल 100% रिप्लाई कर सर दूंगा। वो ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन भेजा था सर जिसका आंसर डिफरिंग था, सम हाशमी कमिटी, कैन यू अभी जस्ट तो check हाशिम करो। कमेटी, हाशिम कमेटी। अभी एक क्वेश्चन आज भेजा था, मैं अभी रात को, आज ही भेजा है ना, आई थिंक yesterday सर, आई डोंट नो। चलो मैं अभी चेक So, करके मैं लिमिट रिलेटेड। सो उसका आंसर एक्चुअली हाशिम कमेटी था, लेकिन वहां पे गलत दिखा रहा था। हो सकता है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके डन सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आई विल बी ये वायरस, वैक्सीन और कोविड, वायरस हो गया, वैक्सीन हो गया, और क्या हुआ फिर आपका बचा ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल साइंस टेक। एंड स्पेस, इन 3-4 पे मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। Right. गुड नाइट।